आज हम करने जा रहे हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, सो यहाँ से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये जानने की ज़रूरत है कि भाई ये जो डीपीएसपी है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब ये किसके लिए है डीपीएसपी, चाहे ये हमारे लिए हैं या फिर वो स्टेट्स के लिए हैं। अगर हम ठीक से देखें तो ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो संविधान के अंदर बताया गया है कि भाई ये जब भी जो स्टेट है या गवर्नमेंट है, जब भी वो कानून बनाए, तो इन सिद्धांतों को मूलभूत रखकर वो अपने जो कानून है उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक तरह से अगर कहें तो ये गाइडलाइंस हैं सरकारों के लिए बिफोर मेकिंग द लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्ट करने से पहले पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा सा देखना है। ये आपके काफ़ी बार जो है क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे जो आपका डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और अगर हम देखें, और जो नोबल फीचर्स, कई बार ये कीवर्ड्स ही आ जाता है कि नोबल फीचर्स किसके द्वारा कहा गया था, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। और कई बार ये भी आता है कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो है, उसको कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब चेतना, इस संविधान की चेतना भी कहा जाता है। और ये जो वर्ड है किसके द्वारा कोइन किया गया था, ग्रेविल ऑस्टिन के द्वारा। और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि भाई ये कौन से पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 4, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं, वे आते हैं पार्ट 3 के अंदर। और वे आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। ये आपके आते हैं और ये नॉन जस्टिफाइबल होते हैं। नॉन जस्टिफाइबल इन नेचर मींस दे आर नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। अगर आप कोर्ट में जाओगे, अगर तो ये इन्फोर्स नहीं किए जा सकते कोर्ट के द्वारा। क्योंकि देखो, फंडामेंटल राइट्स अगर हम इसके अपोजिट में देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिफाइबल नेचर में होते हैं। अगर उनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जाकर जो है आप उनको बहाल करवा सकते हैं। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाते हैं, और अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 to 6 के तहत आप जाते हैं। और इसके अलावा जो आपके डीपीएसपी हैं, ये कोर्ट को भी क्या है, मदद करते हैं इसमें, कि ये देखने में कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लॉ की, मतलब कहीं ऐसा ये देखा जाता है कि कई बार कि जो सरकारों ने कानून बनाए हैं, क्या वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोर्ट के द्वारा उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। और एक और बात है कि अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अब हम देखेंगे कि भाई जो डीपीएसपी वो 3 भागों में बटा हुआ है। जैसे अगर मैं कहूँ गांधीयन प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशलिस्ट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हमने अपने अनुसार इसको जो है क्लासिफाई किया है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्लासिफिकेशन। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है इसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत जो हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रिंसिपल दैट एम एट प्रोवाइडिंग principle that it the principle that aim providing social and economic justice, वो सिद्धांत जो सामाजिक और आर्थिक न्याय देते हैं, उसको प्रमोट करना, और एक वेलफेयर स्टेट्स के लिए एक रास्ता स्थापित करना, सेट टुवर्ड्स द वेलफेयर स्टेट्स। ठीक है। और इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स दिए हैं जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, कैसे, जैसे आर्टिकल नंबर 38 है। अब ये पता होना चाहिए, जो आर्टिकल नंबर 38 है वो क्या कहता है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय द सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस एंड सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो ये कहता है कि एक तो न्याय मिले, कैसा न्याय हो। अगर वेलफेयर कैसे करेंगे, जब जब लोगों को क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, तभी तो ये वेलफेयर का जो कंसेप्ट है, तभी तो ये फुलफिल हो पाएगा, उसी को तो बढ़ाना है। और यही आर्टिकल कहता है। और ये भी कहता है कि भाई इसी आर्टिकल के अंदर कि जो इनक्वालिटी है इनकम की, उसको भी मिनिमाइज करो। ठीक है। और जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव करो, और फैसिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मुहैया करवाई जाएं स्टेट्स के द्वारा। मतलब अगर स्टेट्स जब कानून बनाए तो इन बातों का ध्यान रखे कि भाई अगर कुछ ऐसा, अगर मान लो कुछ भी अगर गवर्नमेंट लेके आती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि भाई जो इनक्वालिटी जो इनकम है वो कम कम हो।
और जो स्टेटस है या फिर अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को मुहैया हों। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब बढ़ाती है तो वो भी एक अवसर ही है, ठीक है, वो भी एक अवसर ही है। सो अब हम बात करते हैं, जैसे अब एक इसमें पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है आपका। ये ये जो 38 आर्टिकल है ये आया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको इंक्लूड किया गया था। सो ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर आता है आर्टिकल नंबर 39। ये कहता है कि भाई देखो, जो एक तो जो ये सरकार, ये असल में ये सरकार को एक दिशा निर्देश है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई एक तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में लाइवलीहुड के लिए जो है कुछ ऐसी व्यवस्था करो ताकि जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं, वो अपना जीवन बसर कर सकें, ठीक है। उनको जैसे एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा में कुछ ऐसे उनके पास साधन हो ताकि वो अपना जीवन जी सकें। सो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि लोगों ताकि ताकि कम्युनिटीज़ को जो है उसका लाभ लाभ मिल सके, ठीक है, कॉमन गुड्स, ताकि सभी उसका जो क्या है लाभ उठा सकें। सो ये भी इसमें कहा गया है। और जो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और कहीं ऐसा अब ये भी सरकार को ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई जो है जो वेल्थ है जो भी कहीं कहीं एक आदमी के हाथ में ना चली जाए सारी की सारी। और एक मीन ऑफ प्रोडक्शन को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ें आपकी इसमें है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें, सो इक्वल पे फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो जो मैन है वुमेन है, चाहे कोई भी हो, अगर वो काम समान करते हैं, अगर इक्वल करते हैं तो उनको जो पे है वो भी क्या मिले, इक्वल मिले। सो इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे अगर आपने देखा होगा जैसे मनरेगा है, जो मनरेगा जो सरकार 2005 के अंदर जो मनरेगा मनरेगा लेके आई थी, मनरेगा मनरेगा जो सरकार लेके आई थी वो यही था कि भाई लोगों को काम मिल सके, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उनको जो पे मिलेगी वो इक्वल ही मिलेगी। और इसके अलावा ये भी है कि भाई प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ और स्ट्रेंथ द वर्कर। सो एक तो वर्कर्स की जो हेल्थ है, अब सरकार कानून बनाए, ठीक है। अब सरकार के कानून में ये जरूर हो कि भाई अगर मान लो वो जो वर्कर्स के लिए ही बना रही है, जैसे तो उसमें ये ध्यान रखा जाए उनकी हेल्थ का, और उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जाए उनकी जो स्थिति है। जैसे मैंने बताया कि सरकार एक बार वेज, जो आपने देखा होगा वेज कोड लेके आई थी, ठीक है। सो वो इसलिए था ताकि जो उनकी जो इनकम है उसको जो सुचारू रूप से मजबूत किया जा सके। और इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि जो चिल्ड्रंस अगेंस्ट द फोर्सफुल अब्यूज, और जो चिल्ड्रंस के खिलाफ जो फोर्सफुल जो मतलब कहते हैं जो दबाव के साथ जो काम करवाया जाता है उसके खिलाफ भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, या सरकार ऐसे कानून लाए जिससे बच्चों का भी प्रोटेक्शन हो सके। और जो अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, और सरकार को ये भी निर्देश दिया जाता है डीपीएसपी के तहत, जब भी वो कानून आए तो वो कुछ ऐसा हो ताकि जो चिल्ड्रंस हैं उनका डेवलपमेंट हो सके, हेल्दी डेवलपमेंट हो सके, और उनको अवसर मिल सके। सो आर्टिकल नंबर 39 ये कहता है कि प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। सो सम्मान न्याय जो है, एक तो उसको उसको बढ़ावा देना है, और जो निशुल्क अगर बात करें निशुल्क कानूनी सहायता जो होती है गरीबों को, एक तो वो मुहैया करवाई जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देकर बात करूं, जैसे सरकार के द्वारा न्याय मित्र एक स्कीम चलाई गई थी, न्याय मित्र स्कीम। एक सेकंड, न्याय यहाँ लिख देता हूँ, न्याय मित्र स्कीम, स्कीम ही है ताकि लोगों को जो है फ्री लीगल एड मिले और उनको इक्वल जस्टिस मिले। एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेना सॉरी, कि ये जो आर्टिकल है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था। सो ये है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, और आर्टिकल 41 कहता है कि भाई एक तो ये सरकार की जिम्मेवारी भी है कि क्या है कि एक तो राइट राइट टू वर्क, और राइट टू एजुकेशन, और राइट टू पब्लिक, ये सभी मुहैया करवाएं। वर्क एजुकेशन हो चाहे वर्क हो, ठीक है। इन केस अगर ओल्ड एज, अगर बूढ़े व्यक्ति हैं या फिर बीमार हैं या डिसेबल्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाएं सरकार के द्वारा। सो इसके अलावा आपने देखा होगा 2005 के अंदर जो है सरकार जो है मनरेगा लेके आई थी, ठीक है। इसके अलावा हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको।
और आर्टिकल नंबर 42 कहता है कि मेक अ प्रोविज़न ताकि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जाएं ताकि जो है वर्क मतलब जहाँ पर व्यक्ति काम करते हैं कुछ ऐसी वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई जाएं ताकि वो ह्यूमन कंडीशन हो अच्छी कंडीशन हो जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी सभी को मिल सके। ठीक है। और मैटरनिटी लीव जो है वो भी जो है उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए, जो भी सरकार कानून बनाए तो उसमें मैटरनिटी लीव का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 43 कहता है कि जितने भी कहें मतलब एक तो सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना जो भी वेजेस होती हैं और किसकी वर्कर्स की और एक वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है एक तो वो जी पाएँ। ठीक है। इसको भी सिक्योर करना और उनके जो सामाजिक और जो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हैं एक तो उनको भी बढ़ाना किसके वर्कर्स के। ये आपका इस आर्टिकल्स में। फिर आर्टिकल नंबर 43A ये कहता है, अब इसमें भी आप थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको भी ऐड किया गया था। ये कहता है कि टू स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। कुछ ऐसे हमें जो है कहें स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ऐसे हमें प्रयास करने होंगे ताकि जो है वर्कर्स का भी मैनेजमेंट में क्या हो पार्टिसिपेशन हो। जैसे मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ, एग्जांपल में क्या है जैसे मान लीजिए ये जो फोर लेबर लॉ जो है कानून लेके आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे आपको बताएं वेज वेज एक्ट है वो लेके आई। इसके अलावा अगर बात करें कोड ऑन सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी, इस प्रकार के कुछ कानून जो लेके आई थी सरकार ताकि जो है वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो मैनेजमेंट के अंदर बढ़ाया जाए या बढ़ सके। ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिकल आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 कहता है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाया जाए। लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जाए। ठीक है। और जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए। कैसे कर सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट के द्वारा अगर देखें पोषण पोषण अभियान चलाया गया ताकि लोगों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है या फिर जो कुपोषण जो हम कई बार देखते हैं कि भाई अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं ताकि उनको वहाँ से निकाला जा सके, उनकी हेल्थ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं। और इसके अलावा एक और बात करें तो वन नेशन वन राशन, ताकि लोग जो है कहीं भी जाएं वो अपना राशन कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। वन वन नेशन वन राशन जो कार्ड चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं डीपीएसपी जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत है गांधी जी के, जो उनसे प्रेरित होकर जो कुछ आर्टिकल्स हैं वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए। जैसे आर्टिकल नंबर 14 है वो कहता है कि ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। जो भी गांव हैं जो भी विलेज हैं उनको एज ए ऑर्गेनाइज किया जाए एज ए पंचायत के रूप में, ताकि उनको और इसके अलावा नेसेसरी पावर दी जाए। ये है ना एंडो मतलब होता है कि गिव देना नेसेसरी पावर ताकि वो एज ए फंक्शन एज ए वन फंक्शन एज ए यूनिट की तरह वो काम कर पाए। और जैसे एग्जांपल दूं सरकार ने किया भी है, जैसे 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो जब लेके आई थी सरकार तब यही मकसद था ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ताकि डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सके पावर का। यही इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 43 वो कहते हैं कि भाई कोटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, बढ़ाया जाए इंडिविजुअल बेसिस पर और कोऑपरेशन बेसिस पे भी। ठीक है। कोऑपरेशन ताकि रूरल इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिल सके। ये है आपका इसमें। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 43B, 43 को भी आप ध्यान रखना, ये आपका आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd नहीं नहीं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1997 सॉरी 1978। ये इसमें ऐड किया गया था। ये आपको रिमेंबर करना होगा।
प्रमोट करता है, बढ़ावा देना भाई। वॉलंटरी फॉर्मेशन, वॉलंटरी फॉर्मेशन का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से एक अपनी इच्छा से लोग बाग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। सो उस ग्रुप का कुछ कॉमन गुड्स होते हैं ताकि वो उसको ताकि उसको वो अचीव कर सकें। सो यही जो है आर्टिकल्स कहता है कि ये भी स्टेट्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ावा दे, ताकि वो वॉलंटरी फॉर्मेशन बनाएं और ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ताकि वो अपने हिसाब से काम करें। और डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के पास एक डेमोक्रेटिक राइट हो ताकि वो उसके अपने विचारों को वो रख सकें। और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। सो ये है आपके इसमें। अब आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है कि भाई, अब एस सी एस टी से रिलेटेड है ये। सो इसमें कहा गया है कि भाई प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है एस सी एस टी को, एक तो उसको प्रमोट करो, उसको बढ़ावा दो। कैसे दो? जैसे इसमें सरकार आर्टिकल लेके आई थी, जैसे अगर मैं कहूँ रिजर्वेशन का। सो एस सी एस टी जो रिजर्वेशन जो सरकार लेके आई थी, सो वो जो लेके आई थी वो इसी लेके आई ताकि उनका इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो वीकर सेक्शन के लिए भी जो है ये कहता है कि जो अदर वीकर सेक्शन में कौन है, जैसे ओल्ड पीपल्स हैं, ठीक है, और या महिलाएं हैं, उनको भी जो है जो सरकार जो है कुछ ऐसा कानून लाए ताकि उनका भी क्या हो, एम्पावर हो सके और उनको भी बढ़ावा मिल सके। और इसके अलावा ये भी कहता है कि इनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। प्रोटेक्ट कैसे करो कि जो एट्रोसिटी आपने सुना होगा, जो एट्रोसिटी एक्ट जो है जो सरकार लेके आई थी 1968, शायद हाँ 1968 में लेके आई थी, ताकि जो जो सामाजिक अन्याय जो होता है या फिर इनके खिलाफ जो एक्सप्लोइटेशन होता है उसको रोका जा सके। सो ये है आपका इसमें। सो इसके अलावा अगर हम बात करें 47 आर्टिकल क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर 47 मतलब 47 क्या कहता है कि जो कंजम्पशन जो होती है इंटॉक्सिकेट ड्रिंक की, एक तो उसको बंद किया जाए। ये भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कानून ऐसा लेके आए ताकि इन चीज़ों को बंद किया जा सके। जैसे बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि जो लिकर लिकर क्या है, बैन है। जो शराब जो है क्या है, वो है बैन है। लिकर क्या है, वो बैन है। सो इस तरह से कानून बनाए। और ऑब्वियसली बात है, अगर बैन हो जाएगी तो जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। और आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है कि एक तो जो स्लोटरिंग जो होती है, जो गायें हैं या उनके जो बच्चे हैं, जो भी एक तो उनको बंद करो, ठीक है। उनको जो आर्टिकल यही कहता है कि कोई ऐसा कानून लाओ ताकि एक तो जो स्लोटरिंग होते हैं वो बंद की जा सके। और चाहिए दूसरी भी और जो कैटल्स होती हैं या मिल्स है या ड्रॉट कैटल्स हैं, और इसके अलावा उनकी जो, और ये भी प्रयास करना चाहिए ताकि जो ब्रीड है एक तो उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो एनिमल्स हैं उनकी क्या है, इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें कई सारे, अगर मैं स्कीम्स की बात करूं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन आपने नाम सुना होगा। राष्ट्रीय गोकुल, ये सरकार लेके आई थी गोकुल मिशन, ताकि इसी को ताकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसमें किसानों को भी फायदा होता है कई बार, क्योंकि उनकी इनकम भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो ताकि इम्प्रूव किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो इसमें क्या है कि इससे पहले हमने पढ़ा सोशलिस्ट है और गांधीयन है। सो अब हम पढ़ते हैं लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, क्या क्या सिद्धांत है इसमें। सो अगर देखो आर्टिकल 44 में क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाल फिलहाल में अभी एक राज्य है जो इस इम्प्लीमेंट करने की सोच रहा है, वो है उत्तराखंड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है कि जैसे आपने पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे हिंदू में क्या होता है कि हिंदू कोड बिल है हमारा। और उसमें क्या है कि जैसे जैसे मैरिज से रिलेटेड है, तो वहाँ उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति सिर्फ मतलब शादी एक से ही किया, अगर मान लो एक व्यक्ति अगर दो महिलाओं से शादी करता है या फिर दो है, तो वो इनवैलिड होगी, प्लस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा मुस्लिम्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उनके जो रिलीजियस बिलीफ हैं वो कहते हैं कि भाई 3 से 4 शादियां उनके अलाउ हैं। तो उसी को देखते हुए जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें रखा गया है। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। और आर्टिकल 45 क्या कहता है कि भाई जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए। मतलब 6 साल होने से पहले, वो 6 साल होने से पहले उनको अर्ली
अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये जो आर्टिकल था ये ऐड किया गया था 86, मैंने इसमें हाईलाइट भी सेव किया हुआ है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। और इसके अलावा एक फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड किया गया है आर्टिकल नंबर 21A। और 21 क्या है, राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ का है। और ये है 28 किसका, एजुकेशनल राइट, सो राइट टू एजुकेशन का। सो ये 45 आपका आर्टिकल ये कहता है। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 48। सो ये कहता है कि हमें जो है ऑर्गेनाइज करनी चाहिए हमारी जो एग्रीकल्चर है, जो हमारी कृषि है और जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, उसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस के ऊपर, और मॉडर्न, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन किया जा सके। सो ये भी स्टेट्स की जिम्मेवारी बनती है कि भाई कुछ ऐसे कानूनों को वो इम्प्लीमेंट करे ताकि जो है ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और जो हमारी एनिमल्स हस्बेंड्री या जो ब्रीडिंग है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करे। सो ये है आपका साइंटिफिक लाइन पे, ऑब्वियसली बात है साइंटिफिक लाइन पे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो ड्रोन्स का जो है प्रमोट करती है और सब्सिडीज भी देती है, ताकि जो है जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। सो ये है इसमें। सो गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है कानून बना के इन सब चीज़ों का जो है पालन करती है। हालांकि ये बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, ताकि मैंने कहा है कि ये एक तरह का लाइट होती है गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो बिफोर मेकिंग द लॉ, ताकि वो इन चीज़ों को देख पाएँ। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 49। ये कहता है कि भाई जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे धरोहर हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये भी जो है स्टेट्स की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो बहुत सारी क्योंकि वे हमारी इंपॉर्टेंस होती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे रेड फोर्ट है या फिर ताजमहल है। ये अगर कहें तो ये एक तरह से नेशनल इम्पोर्टेंस भी है हमारे लिए, और ये एक तरह से कहें ये सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि इनको ये प्रोटेक्ट करें। और ये आर्टिकल नंबर 50 कहता है कि भाई जो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रहना चाहिए, ताकि ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो बैलेंस ऑफ पावर है, एक तो वो मेंटेन रहे, और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और वो मेंटेन रहे। क्योंकि आपने देखा होगा 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस जब हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ इसमें हुआ था। और आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है कि भाई हमें जो है प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल पीस रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, जो कंट्री है वो डेवलपमेंट करेगी। और एक इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक ऑनरेबल जो है रिलेशंस जो है नेशंस के बीच में मेंटेन करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हमें जो है इंटरनेशनल लॉ है उसको मजबूत करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। जैसे फोस्टर का मतलब होता है मजबूत करना, और जो भी ट्रीटीज है, जो भी संधि है, उनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूएन, आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, जो यूनाइटेड नेशन क्या करती है कि जैसे अलग अलग देशों से क्या होता है कि जो आर्मीज होते हैं, जो पर्सनल होते हैं, वो भेजे जाते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चली होती है। ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या है, उसको रोका जा सके। यही तो है प्रमोट द इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 15 हमें इसी बात को लेकर क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा इंकरेज करना सेटलमेंट, जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं बाउंड्रीज से लेकर या फिर युद्ध भी हो रहे हो, तो उसमें मध्यस्थता करना। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री जी, जो मोदी जी जो हैं वे गए थे, रशिया गए और यूक्रेन गए, ताकि जो युद्ध है उसको रोका जा सके। उनके बीच में मध्यस्थता जो है ताकि कर सकें। ये जो है इंकरेज करता है, ये जो आर्टिकल्स ये इंकरेज भी करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि जो है वो कुछ स्टेप्स ले नेशनल कहीं इंटरनेशनल पीस में, या फिर जो है ताकि जो सिक्योरिटी है उसको जो है मेंटेन किया जा सके। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने अभी तक बताया है। और अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि और ज़्यादा एग्जांपल के साथ आपको समझा पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो में है फंडामेंटल राइट्स के लेके आऊँगा। थैंक यू।